तो भाई हमारे रिवीजन सीरीज में हमारा पार्ट ए का आखिरी चैप्टर दैट इज डायरेक्टिंग। कभी कभी आपने मूवी की शूटिंग अगर देखी हो रियल लाइफ में या मान लीजिए कहीं लेटर से किसी वीडियो वगैरह में, तो आप देखते हैं एक पर्सन होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है, अब इसको वैसे करना है वैसे करना है। हाँ सर, वो देखा है, वो कैमरे वाली ट्रॉली पे बैठा रहता है, नहीं वो तो कैमरामैन होता है। व्हाट इट क्लियर, एक छोटी सी टीवी स्क्रीन होती है जिससे वो कैमरा कनेक्टेड होता है, और वहां पे पर्सन बैठ के देखता है कि रियल लाइफ में जब ये मूवी डिस्प्ले पे आएगी तो कैसे आएगी, और वो बताता है कि भाई किस सीन को कैसे शूट करना एंड ऑल दैट। सो दैट पर्सन इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्टर। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टर। तो मूवी का डायरेक्टर अलग होता है, कंपनी का डायरेक्टर अलग होता है। और ये हर कोचिंग के बाहर जो लोग अपना नाम लिखाते हैं एपी यादव डायरेक्टर, ये सब फर्जी टाइप का है। ओके। तो एक्चुअली डायरेक्टिंग का मतलब होता है व्हाट पर्टिकुलर एक्ट इज टू बी डन इन व्हाट पर्टिकुलर मैनर, द वे टू डू अ पर्टिकुलर टास्क और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, शब्द तो हर जगह आता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टिंग, it involves guiding, it involves counseling, it involves motivation, and it involves leadership। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का। तो एम, ए गायब है, जी आई सी मैजिकल, MGICL मैजिकल, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो यहां पे आप चार पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट वुड बी कॉल्ड एज सुपरविजन, सेकेंड पार्ट इज मोटिवेशन, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज, कहां गया भाई, लीडरशिप, हाँ लीडरशिप, एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। खोपड़े में बात गई सबके, खोपड़े में बात गई। तो ये चैप्टर पर्टिकुलरली चार सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबको बेसिकली समझ में आ गया डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर घर में आपने देखा हो आपकी मम्मी, मैनी अ टाइम जब आप थोड़ा सा इल फील करते हैं, लो फील करते हैं कि भाई आपके मार्क्स आ गए 96 और दोस्त के मार्क्स आ गए 93, अब आपको पता है दोस्त बहुत मार लगाएगा आपको, तो मम्मी आपको मोटिवेट करेंगी, डरने की जरूरत नहीं, जाके उससे बात करो। तो शी इज एक्टिंग एज अ मोटिवेटर, कम्युनिकेट कर रही हैं आपसे चीजें, आपको सही गलत की पहचान दे रही हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही है व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, और आपको गाइड भी कर रही है इस काम को कैसे परफेक्टली अप्लाई करना है। तो व्हाट मम्मी इज डूइंग, शी इज डायरेक्टिंग यू, मम्मी इज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर। खोपड़े में बात गई भाई, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले फीचर्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फीचर क्या भाई, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो अगर डायरेक्शन होगा ही नहीं, क्या किसी भी चीज को करने के लिए हम इनिशिएटिव ले पाएंगे? द आंसर इज अ वेरी बिग नो। इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डायरेक्शन किसको देगा? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल डायरेक्शन किसको देगा? ऑपरेशनल कोर। ऑपरेशनल किसको देगा? लो लेवल या जो हमारे क्लास 4 एम्प्लॉइज होते हैं, जो डायरेक्टली फील्ड ऑपरेशंस में आपको नजर आते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो आप मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में जाते हैं और वहां के मैनेजर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है, आप उनसे कहते हैं कि भाई हमको 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक कह रहा है भाई हमारी तो औकात नहीं है 1,000 करोड़ का लोन देने की, हम 8 बैंक्स का कंसोर्टियम बनाएंगे, कंसोर्टियम मतलब ग्रुप बनाएंगे, और इन बैंकों से बात करेंगे कि ये 8 बैंक मिलके 1,000 करोड़ का लोन आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग विद द मिडिल लेवल मैनेजरियल पर्सोनल। ये टॉप लेवल तक बात लेके जाएंगे, जनरल मैनेजर सीईओ लेवल तक। तो सीईओ लेवल से दूसरे बैंक्स के साथ बातें इनिशिएट होंगी कि भाई 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, वी कैन फॉर्म अ कार्टल, अ कंसोर्टियम, बेसिकली अ ग्रुप, जहां पे हम इस पर्सन को 1,000 करोड़ का लोन दे पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो बैंक में जो आपको कैशियर मिलता है, जिससे आप डायरेक्ट बात करेंगे, रोज आप जिससे पैसे का डिपॉजिट विड्रॉल करते थे, तो आपने कहा भाई जरा मैनेजर साहब से हमको मिलवा दो, तो उसने भी क्या किया, आपको डायरेक्शन दिया, आइए मिलवा दे। फिर आपने मैनेजर से पूछा भाई हमको इतना लोन चाहिए, तो वो थोड़ा हाँ ना बोल देगा, उसकी औकात ही नहीं है इतना लोन सैंक्शन करने की। कहेगा मैं तो भाई 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक के लोन ही सैंक्शन कर सकता हूँ, वो भी होम लोन हो गया, कार लोन एंड ऑल दैट। आपको तो बहुत ही बड़ा लोन चाहिए, तो मेरे को और ऊपर तक बात करनी पड़ेगी, फिर वो आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएगा। ही इज ऑल्सो डूइंग व्हाट? डायरेक्टिंग। समझ में आ गया। अब लग रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, या जो कंसोर्टियम में दूसरे बैंक्स के टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या सीईओज हैं, पता नहीं आप पैसा लौटा पाएंगे ना लौटा पाए, तो फिर उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई नहीं, दे आर गुड बिजनेसमैन, ये विजय माल्या की तरह नहीं है, पैसा लेके भागेंगे नहीं, प्रॉपरली हमको इंटरेस्ट देंगे। बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 12% है, 1,000 करोड़ पे अगर 8% भी दे देंगे पर एनम, तो साल की 80 करोड़ की कमाई हो जाएगी कम से कम। तो ये सारी बातें इज अगेन नोन एज डायरेक्टिंग। तो ये मत सोचिएगा कि टॉप लेवल डायरेक्ट करेगा मिडिल को और मिडिल डायरेक्ट करेगा सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी से भी डायरेक्शन कभी कभी मिडिल पे जाएगा। अब वहां पे फिर गाइडिंग की बात होगी। आई रिपीट, किसकी?
गाइडिंग, वहां इनिशिएट एक्शन नहीं होगा। इनिशिएट एक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा ऊपर से नीचे ही फ्लो होगा। गाइडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन समबडी इज गिविंग गाइडेंस तो टॉप टू बॉटम चलेगा, व्हेन समबडी रिक्वायर्स गाइडेंस तो बॉटम टू टॉप चलेगा। बातें समझ में आ गई? परवेसिव का मतलब होता है कि भाई ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब भी यही होता है कभी कभी। तो अगर हम बोले प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, प्लानिंग इज यूनिवर्सल इन नेचर, तो यूनिवर्सल इन नेचर मतलब हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। कुंभ मेला लगाने वाली जो कुंभ डेवलपमेंट अथॉरिटी मान लीजिए बन गई प्रयागराज में, वहां पे भी प्लानिंग है। व्हेन वी से प्लानिंग इज ऑल परवेसिव तो मतलब हर लेवल पे अप्लाई हो रहा है। हाँ मैं कहता हूँ ऑल परवेसिव होता है। तो जब ये बात लिख के है सो एंड सो इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। सो एंड सो इज परवेसिव, परवेसिव मतलब प्रिवेलिंग एट एवरी लेवल। खोपड़े में बात गई। तो जैसे हम बोलते हैं ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड इंट्रा स्कूल, इंट्रा स्कूल मतलब एक ही स्कूल के अंदर, इंटर स्कूल मतलब आपस में दो स्कूल या मल्टीपल स्कूल। तो ऑल परवेसिव का मतलब क्या हुआ, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। हॉस्पिटल में भी डायरेक्टिंग चलती है, मूवी थिएटर में भी डायरेक्टिंग चलेगी, कोचिंग में भी डायरेक्टिंग की जरूरत है, स्कूल में भी डायरेक्टिंग की जरूरत है, कोई इवेंट है उसमें भी डायरेक्टिंग की जरूरत है। तो हेयर वी से डायरेक्टिंग इज यूनिवर्सल इन नेचर। डाइवर्स सॉरी डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव मतलब हर लेवल पे काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? देख चलिए। सो फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब सबको क्लियर हो गया? व्हेन यू आर इनिशिएटिंग एक्शन टेलिंग योर अपकमिंग नेक्स्ट लेवल की भाई आप आपको ये काम करना है, तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट अगर ये लिख के आ जाए सुपरवाइजरी लेवल नीड्स, कहां गया सुपरवाइजरी, हाँ, नीड्स सम गाइडेंस हाउ द प्लान कुड बी एग्जीक्यूटेड, तो बोलेंगे इट रीचेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज वेल। तो व्हेन वी से वी आर डायरेक्टिंग यू तो हमेशा टॉप टू बॉटम ही होगा। वी नीड योर डायरेक्शन, इट इज बॉटम टू टॉप। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वही बात हो गई। भाई ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग एक बार हुई और खत्म हो गई, नो, इट कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक टास्क खत्म हो गया क्या बिजनेस बंद? नो, फिर कोई नया दूसरा टास्क आ जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो ये फीचर्स तो याद कर लीजिएगा, हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। चलिए पिक्स तो लोग लेते ही हैं जहां पे भी जाते हैं। So directing helps to initiate action already. If a supervisor guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve the work targets given to him. मान लीजिए अगर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया तो एज अ टीचर मैं आपसे बोलता हूं कभी कभी पहले ये वाले क्वेश्चन करना फिर वो वाले क्वेश्चन करना। अभी मैं क्लास 11 के बच्चों को फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था। मोस्टली जितना सिलेबस का है वो खत्म हो चुका है उनका। तो मैंने पहले उनको बोला कि एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन कर लो, थोड़े आसान घटिया टाइप के होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर जब इजी वाले से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो दे कैन मूव टू द डिफिकल्ट वंस। व्हाट आई डिड, आई एम हेल्पिंग देम टू इनिशिएट एक्शन। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन का मतलब आप लोगों को बोलेंगे ये करो, और यहां पे मतलब है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, मतलब हम लोगों को क्या कर रहे हैं भाई, गाइड कर रहे हैं। खोपड़े में बात गई। अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कुछ ऐसा, directing initiates action versus directing helps to initiate action. In this context, which sentence indicates directing as a guiding principle? तो आपका जवाब क्या होगा भाई? Directing helps to initiate action. खोपड़े में बात गई। गाइडिंग और लीडरशिप में बहुत डिफरेंस होता है। गाइडिंग का मतलब सिंपली टू टेल, बट लीडरशिप के केस में जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है उसकी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होना चाहिए। आपका दोस्त अगर आपको ऑफिस में हेल्प कर देता है, भाई इस काम को ऐसे कर लो, वो गाइडेंस हो गया। बट अगर वो आपका दोस्त तो है, हाँ भी, बट अब वो आपके सुपीरियर पोजीशन में आ गया है तो वो लीडरशिप कर सकता है। सेम लेवल पे गाइडिंग हो सकता है, सेम लेवल पे लीडरशिप नहीं हो सकता। लीडरशिप होने के लिए सामने वाला जो आपको गाइड कर रहा है ही शुड बी एट अ हायर पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पोपड़े में बात गई? पोपड़े में बात गई। अब आप पूछेंगे सर फिर बॉस में और लीडर में क्या फर्क हुआ? बॉस बोलेगा ये सारे लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, लीडर बोलेगा ये मेरे साथ काम करते हैं। समझ में आ गया? अथॉरिटेटिव पोजीशनिंग का डिफरेंस आ जाता है बॉस में और लीडरशिप में। तो मैनेजमेंट में बॉस जैसा कुछ नहीं होता, इट इज ऑल लीडरशिप प्रैक्टिकली। ओके, बॉस अगर कोई बनेगा, हाँ चलो बेटा निकलो ऑफिस के बाहर बताते हैं, तो गाड़ी ना पंचर कर दी बताना, पांचों पहिया पंचर कर देंगे। कहेगा मेरे पास तो बीएमडब्ल्यू है, पांचवा पहिया होता ही नहीं स्टेपनी का उसके अंदर। समझ में आ गई बात? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स, ये कैसे होता है? मान लीजिए कि भाई मार्केटिंग का पर्सन है, इसने कोई एडवर्टाइजमेंट की नई थीम सोची। अब इसको फुलफिल करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पैसे देगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे भैया लागत एस्टिमेट कर लो,
और मार्केटिंग वालों का प्रपोजल अगर सैंक्शन करने लायक है तो उसको सैंक्शन कर लो, अगर नहीं करने लायक तो उसमें क्या डिविएशन है, कैसे उसको सैंक्शन किया जा सकता है वो बता दो। तो फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन दोनों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कौन करेगा? whosoever इज द हेड डायरेक्टिंग बोथ द डिपार्टमेंट्स। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए भाई। सो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। मान लीजिए somebody इज वेरी गुड एट मार्केटिंग, खोपड़े में बात गई, वेरी गुड एट मार्केटिंग, और इस पर्सन को एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। नौकरी मार्केटिंग में लगी थी एंड ही इज अ गुड मोटिवेटर ऑल्सो। 10 साल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लोगों को मोटिवेट करके कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बना दी इसने। चीज लॉन्च बाद में होती है, डिमांड मार्केट में पहले चली जाती है। तो इसको बोला गया कि अब आप थोड़े दिन के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट से त्याग ले लीजिए और कहां जाइए? ह्यूमन रिसोर्स। तो यहां पे फिर ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। लाइक आई कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स इन माय लाइफ, तो वो पूछते हैं सर हम कल को क्या कर लें? मैंने कहा कल कल तो सवेरे उठ के पहले नहा लेना तुम। अरे मैं कहने का मतलब भविष्य में क्या करें? तो बच्चा कहता है सर मेरे को अकाउंटिंग बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लाइक फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो व्हाट आई वुड से सीए कर लो। पिताजी के पास ज्यादा पैसे है, बर्बाद करने में कोई नुकसान ना हो तो महाबेकार आदमी कोर्स कर लो। दैट क्लियर। और अगर मेहनत कर सकते हो तो बिल्ली का एग्जाम क्वालिफाई कर लो। बिल्ली मतलब कैट, तो भैया आईआईएम चले जाओगे, कम से कम पैसे की बर्बादी नेग्लिजिबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कैंसर थोड़ा और टॉप का बताइए क्या हो? तो भैया यूपीएससी कर लो। सर ये तो बहुत है डिफिकल्ट है। तो भैया बेकाम कर लो फिर, अरे मतलब बीकॉम कर लो। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? अब बोले हर बच्चे नहीं तुम सीए कर लो। सर मेरे को तो अकाउंटिंग ही समझ में नहीं आती, वो तो मजबूरी में पढ़नी पड़ रही है कि भाई कॉम्बिनेशन है साथ में। इज दैट क्लियर? मतलब दहेज चाहिए तो लंगड़ी बीवी से शादी करनी पड़ेगी, तो दहेज में इंटरेस्ट था इसलिए लंगड़ी बीवी ले ली हमने। तो भाई क्या हर बच्चा सीए कर लेगा? क्या हर बच्चा एमबीए कर लेगा? क्या हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? पता लगा सब डॉक्टर बन गए, हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा। सब इंजीनियर बन गए, अब पता लगा बिल्डिंग हल्की सी टूट गई, अब इलाज कौन करेगा? तो भाई ऊपर वाले ने सबका टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है, कितनी जनसंख्या इंजीनियर बनेगी, कितनी जनसंख्या डॉक्टर बनेगी। जो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाहते, सीए बनना चाहते हैं, माता जी कह रही नहीं 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 नहीं, पड़ोस के शर्मा जी का लड़का कोटा गया पढ़ने, तू भी जाएगा, चाहे वहां जाके आत्महत्या कर ले। इज दैट अंडरस्टूड? तो कुछ आत्महत्या भी करेंगे अपने जीवन में। समझ में आया? समझ में आया? तो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। तो भाई आप किस लायक हैं ये कौन बताएगा? द डायरेक्टर, द इंचार्ज, द लीडर, जो आपके ऊपर आपको हेल्प करेगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? फंडामेंटल अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई। जैसे मैंने अपने बेटे को बोला, 9th क्लास में बोला पापा स्पेस साइंस ही पढ़ना है, तो 10th के बाद ये सब पढ़ना है। मैंने कहा सब बेकार है, बढ़िया चलो एक कचौड़ी का ठेला लगाया जाए, सिर्फ नोट गिनने का काम है और कुछ नहीं करना है। बैल बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत समझा रहा हूँ, हर दिन मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन सब व्यर्थ चला जा रहा है। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बचपन में मेरे पापा मम्मी और रिश्तेदार पूछते बड़े क्या करोगे, मैं बोलता था स्टेशन में चाय बेचूंगा। वो लोग मजाक उड़ाते थे। आज देखिए चाय का कितना स्कोप है स्टेशन पे, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। बच्चों की इच्छा को मत मारिए। क्या, चलिए मजाक की बात है, कोई नहीं चाहेगा कि पढ़ लिख के हम चाय बेचें और ठेला लगाएं। नो डाउट पैसा बहुत है उसमें, बट एक वो ऑरा नहीं आता है। क्या बोलेंगे, अरे गुप्ता जी लड़का चाय बेच रहा है, ये नहीं पता चाय में करोड़ों के बारे न्यारे कर रहा है। समझ में आ गया? तो लोग काम को छोटा और बड़ा समझ लेते हैं। चलो भाई। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चेंजेस। आपने मैनेजमेंट में एक चीज पढ़ी थी, रेजिस्टेंस टू चेंज। अभी एजुकेशन में एक एनईपी के तहत सीपीडी का कॉन्सेप्ट आ गया, कचौड़ी पकौड़ी दमालू रही, कंटिन्यूस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर टीचर को 50 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है, 25 घंटे ऑनलाइन और 25 घंटे ऑफलाइन। इसमें सीबीएसई, देन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सर्टन यूनिवर्सिटीज, वो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप वहां पे ट्रेनिंग जाके कर सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब पुराने मटाधीश टाइप टीचर जिनको अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं है, तो वो इस चीज को क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। कौन ट्रेनिंग ले? बट भाई जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब आप समझेंगे नए सोसाइटी में जो स्टूडेंट के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं कि उनको बेवकूफ बना बना पढ़ाना पड़ता है। सीधे बोल दो पढ़ लो तो फेल हो जाएगा, हाँ कर दीजिए सर फेल। वो तो बैल बुद्धि टाइप बॉडम टाइप है ही, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो उसको लॉलीपॉप दिखाना है, मिलेगा, लॉलीपॉप दूर करते जाइए और टारगेट अचीव कर दो, लॉलीपॉप मिलती जाएगी, लॉलीपॉप भी आगे जा रही है। टारगेट अचीव हो गया, बस बेटा 10th 12th पढ़ लो, उसके बाद जीवन में आराम ही आराम है। ग्रेजुएशन बस कर लो, आराम ही आराम है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आराम ही आराम है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था आराम हराम है। आराम जिंदगी में तभी है जब मृत्यु हो जाती है, उसके पहले कोई आराम नहीं है। ये सब आपसे झूठ बोला जाता है। फिर शादी ब्याह कर लो, फिर जीवन में आराम ही आराम है, अरे वो तो सबसे बड़ा दंश है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा जीवन में आपको मेहनत करनी है।
तो डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। अगर आपकी कंपनी में पहले काम मैनुअल होता था और अब ऑटोमेशन आ रहा है धीरे धीरे, ऑटोमेशन का मतलब समझते हैं ना, पहले टाइपराइटर से सारा काम होता था, पहले क्लासेस स्कूल्स में ऑफलाइन चला करती थी, अब पता लगा ठंडी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, तो नोटिस आता है क्लास 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय बंद रहेंगे, 9 to 12 वाले, और सारे के सारे टीचर्स एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका की औलाद है, इनको ठंड वंड नहीं लगती है। और जो 8th में फेल हो गया उसका क्या, अब 1 to 8 है, उसको तो एक्चुअली स्कूल जाना चाहिए, तो भाई इनका ऑनलाइन क्लास चलेगा। अब जिन टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना आता ही नहीं है, दे विल रेजिस्ट टू दिस चेंज। समझ में आया? तो एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन इनको कहेगी, नमस्कार, आप 15-20 साल हमारे साथ रहे, हमें बड़ा अच्छा लगा, अब आप सीधे चले जाइए मक्का मदीना या अयोध्या के ओर। ओके। डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉइज कमिटेड टू वर्क नहीं है, तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब वो ट्रेन भी नहीं होना चाहते, तो आप उनको फिर वीआरएस दे सकते हैं, मतलब कुछ दीजिए जरूर उनको। वीआरएस का मतलब समझते हैं? वॉलेंट्री रिटायरमेंट। इतना प्रताड़ित कर दीजिए, इतना परेशान कर दीजिए, नया नया काम देकर मीटिंग मीटिंग में इतनी बेइज्जती कर दीजिए कि वो खुद ही बेचारा चला जाए। कुछ ढीठ टाइप के होते हैं, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, यहाँ सुनेंगे, यहाँ से बाहर नौकरी नहीं छोड़ेंगे 60 साल से पहले। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो 4 एलिमेंट्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिए। सुपरविजन, डायरेक्टिंग में जो इंस्ट्रक्टिंग वाला काम था वो सुपरविजन के अंदर आता है। ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू अचीव देयर वर्क टारगेट्स इन द डिजायर्ड मैनर। कंट्रोलिंग सबको याद था बच्चों? टारगेट है कि 20 पीसेस पर डे का आउटपुट होना है, बस 20 पीस। अरे भाई, अर्थ मूवर्स बना रहे हैं, की पैकेट नहीं पैक कर रहे हैं, अर्थ मूवर बड़ा वाला जेसीबी मशीन जो होती है, तो दिन भर की 20 बनानी है। पिछले 30 दिन में हमने देखा कि 20 के हिसाब से 600 यूनिट्स का आउटपुट होना चाहिए हमारी 10 फैक्ट्रीज में। आउटपुट हुआ सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट्स का। कितनी शॉर्टेज आ गई भाई? 100। तो विल सी टू इट कि कहां पे ये डिविएशंस आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए डिविएशन रॉ मटेरियल की सप्लाई में आ रहा है, तो उधर सप्लायर को टाइट करेंगे। अगर डिविएशन आ रहा है कि एम्प्लॉयज हमारे उतने स्ट्रांगली ट्रेंड नहीं है कि वो उसको असेंबल कर पाए, तो हम स्टूडेंट्स की, सॉरी स्टूडेंट्स कह रहा हूं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में ध्यान देंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो आपकी मम्मी जब घर में रहती हैं और आप भी रहते हैं, तो दिन भर आपके अगल बगल मंडराती रहती हैं। आपको लगता है कि मैं मून हूं और वो अर्थ है, या वो सन है और आप अर्थ हैं, वो आपके अगल बगल, आप उनके अगल बगल घूम रहे हैं, तो व्हाट शी इज डूइंग एक्चुअली? सुपरविजन। ऐसा तो नहीं कि किताब के बीच में चंपक कॉमिक्स रखी हुई है, या मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई का वीडियो छोड़कर आप मूवी देख रहे हैं चंदू चैंपियन, तो फिर मम्मी आपको चंदू बना देंगी। खोपड़े में बात गई? तो व्हाट शी इज डूइंग? सुपरवाइजिंग। खोपड़े में बात गई? फिर कभी कभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपके नंबर ज्यादा आ गए, दोस्त के कम आ गए। समझ में आ गया? मान लीजिए आपके आ गए 26-80 में से, और दोस्त के आ गए 24-80 में से, आपको पार्टी देनी पड़ रही है। अब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मम्मी कह रही कोई बात नहीं, घर बुला लो, मैं दाल चावल बना देती हूँ। तो भाई मोटिवेशन एम्प्लॉय को देना पड़ता है मैनी अ टाइम्स, जब लगता है कि आउटपुट थोड़ा सा कम हो रहा है। कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं? प्रमोशन दे सकते हैं उसको, और मनी दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं उसको, चैलेंजिंग टास्क दे दीजिए, इनिशिएटिव दे दीजिए किसी चीज को लीड करने का। इन सब चीजों से वो क्या हो जाएगा? मोटिवेट। ये सब किताबों में लिखा है। हिंदुस्तान में इंसान से ज्यादा पैसा पाके ही मोटिवेट होता है। समझ में आ गया? तो मोटिवेशन इज अ फोर्स दैट कीप्स अ पर्सन वर्किंग। खोपड़े में बात गई? आपने देखा होगा ये हर साल, 2 साल, 5 साल में पेपर पैटर्न एग्जाम वगैरह के बदलते जाते हैं। अब इसमें बोला जाता है कि भाई बच्चे की लर्निंग नीड्स के हिसाब से हम इसको ऐसा कर रहे हैं, बट मेरे को तो लगता है सब झूठ बोलते हैं। टीचर बोर ना हो जाए, काम मोनोटोनस ना हो जाए, बदलते रहो पेपर हर 4-5 साल में, कुछ ना कुछ नया रिसर्च करता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो दैट विल ऑल्सो गिव व्हाट? मोटिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और इंसेंटिव इज द बिगेस्ट मोटिवेशन चिल्ड्रन। चलिए, तो ये मोटिवेशन का मतलब सबको समझ में आ गया भाई? तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी है। प्रोसेस विच बिगिंस विद फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड और डेफिशिएंसी विच ट्रिगर्स बिहेवियर और ड्राइव दैट इज एम्ड एट अ गोल और इंसेंटिव। 1 लाख रुपए आपको मिलेगा कैश इंसेंटिव अगर आपने टाइम पे टारगेट अचीव कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप काम करेंगे। बट अगर ऐसे कोई टारगेट्स अचीव करने पे कोई इंसेंटिव आपको मिले ही ना, क्या बच्चों टारगेट अचीव करने की जरा भी बात सोचेंगे आप? क्या आप टारगेट अचीव करने की जरा भी बात सोचेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। सो मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। इट अराइजेस आउट ऑफ नीड ऑफ पीपल।
तो जो एकदम क्या कहते हैं तृप्त आत्मा है, उसको लग रहा है बस अब भगवान से ही मिलन हो जाए और मेरे को जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तो आप प्रैक्टिकली उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन करने के लिए सामने वाले के अंदर किस चीज का होना बहुत जरूरी है? नीड का होना बहुत जरूरी है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का। चलिए, सो मोटिवेटर्स आर द टेक्निक इंसेंटिव्स, ये कुछ गलत लिखा है, मोटिवेटर्स नहीं होना चाहिए, मोटिव्स होना चाहिए एक्चुअली। यूज टू मोटिवेट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोनस हो गया, प्रमोशन हो गया, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, एटसेट्रा। कभी कभी पेरेंट्स बोल देते हैं बचपन से ही, खैर पेरेंट्स सौदागर बन जाते हैं, अच्छा ये काम कर लो तो लॉलीपॉप ले देंगे, अच्छा ये काम कर लो तो टॉय ले देंगे। समझ में आ गया? उम्र बढ़ती जाती है, एक्सचेंज ऑफर बढ़ता जाता है, अच्छा आईफोन ले देंगे, अच्छा गाड़ी ले देंगे, अच्छा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लो तो मरने वाली डिवाइस दे देंगे, मोटरसाइकिल मतलब। इज दैट क्लियर? और फिर क्या बोलेंगे 10 साल बाद, मेरा लड़का मेरी लड़की तो बर्बाद हो गए, मेरी तो सुनते ही नहीं है। बर्बाद किसकी वजह से हुए हैं? उन्हीं की वजह से। मैंने अपने पापा से बोला था 10वीं में सो एंड सो मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे को एक वो टू व्हीलर ले दीजिएगा। उस जमाने में एक हीरो की गाड़ी थी, हीरो पुक, वो 2 गियर होता था, खटखटा के चलाते उसको बढ़िया लोग ऐसे। तो पापा बोले नहीं ये तो नहीं लेके देंगे। मैंने अच्छा कुछ और ले दीजिएगा। कहने जब 18 साल के हो जाओगे तब जो गाड़ी कहोगे ले देंगे। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे, मेरे दोस्त के पास है। कहने अच्छा किस दोस्त के पास है? मेरे को लगा थोड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, मैंने दोस्त का नाम बताया। कहने उसके पापा को तुमको अडॉप्ट कर ले। मैंने कहा ऑलरेडी 3 बच्चे, परेशान है अपनी 3 औलादों से। तो कह रहे नहीं मैं तो गाड़ी नहीं लेके दूंगा। मैंने कहा अरे स्कूल जाने में प्रॉब्लम, कह रहे छोड़ दो स्कूल जाना। तो 10th का रिजल्ट है, मैंने कहा अच्छा साइकिल ले दीजिए फिर। साइकिल पे अग्री हो गए। कौन सी साइकिल? रेसिंग बाइक आती है ना, हैंडल में घुमा रहता आगे, मैकवन। तो पापा के फ्रेंड की शॉप थी, मैंने कहा अंकल सबसे महंगी वाली साइकिल कौन सी ये बताइए। कह रहे ये वाली है। मैंने यही, कह रहे चला लो, मैंने कहा हाँ चला लेंगे। कह रहे पैर पर जाएंगे, मैंने कैची चलाएंगे, चलाएंगे जरूर, चाहिए ये सबसे महंगी साइकिल चाहिए। 10 साल बाद समझ में आ गया कि पिताजी की ऐसी हरकतें थी क्यों। तो पिताजी की ऐसी हरकतें ना होती तो शायद जिस मकाम पे आज हैं जीवन में कभी पहुंच ही ना पाते। फिर उसके बाद जिस दिन 18 साल उम्र हो गई, अब डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा आप लोग को, तो मेरा बोर्ड एग्जाम होने वाला था, उसके पहले ही 18 साल के हो गए थे। एक दिन फोन कर दिए मेरे को, तो कह रहे हैं आ जाओ जरा। तो मेरे को लगा डांटे वाटेंगे। तो फिर मैंने चाचा से पूछा, वो चाचा को और मेरे को बराबर ही समझते थे, बराबर डांटते थे दोनों को। उनको लगता था उनका छोटा भाई है, बेटे के सामने बेइज्जती है, कोई मतलब नहीं। तो मैंने क्या हुआ, थोड़ा तबीयत ठीक है आपके बड़े भाई की? कह रहे हैं हाँ वो तुमको गाड़ी लेके देनी। मैंने ये क्या हुआ, इनकी तबीयत ठीक है क्या आज? कह रहे हैं वो तुम 18 साल के हो गए थे ना परसों। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा रहने दीजिए, लेट माई बोर्ड एग्जाम्स फिनिश ऑफ देन आई टेक। पता लगा कि गाड़ी वाड़ी ले लिए, टांग वांग टूट गई, फिर एक क्लास में रिपीट करना पड़े। खोपड़े में बात गई। तो फिर जब 18 साल की हो गई तो गाड़ी मिल गई। फिर और उम्र बीती तो बोले चलो कार खरीद के दे दें। फिर सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगे और उस समय तक ख्वाहिशें बंद हो चुकी थी। और उस समय तो ख्वाहिश कुछ और हो चुकी थी। क्या थी ख्वाहिश? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। समझ में आया? चलिए, तो मैंने कहा जब चीजें चाहिए थी तब तो मिली नहीं, अब क्या करें, अब तो ये सब बेकार लगता है, बचकानी हरकतें लगती हैं। तो ये होता है बच्चों मोटिवेशन। समझ में आया? अब मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, इज नॉट 18 एज प्रेजेंट, अभी 2 महीने बाद हो जाएगा, भाई चलो तुमको बैटरी बाइक ले दें या कार चाहिए। कह रहे क्या फायदा पापा, ओला आती तो है। मैंने ये ले, उसके अंदर भी दादाजी की आत्मा चली आई। बेटी अभी वो 7 साल की है, पापा मेरे को लेना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो। मैं तुम तो हपशी टाइप के, तुम्हारी तो ख्वाहिशें ही नहीं खत्म होती है। तो एक है जिसको कुछ चाहिए नहीं, एक है जिसकी चाहत कभी खत्म ही नहीं होती है, सेल्फ मोटिवेटेड है वो तो। समझ में आया? तो मोटिवेशन इज अंडरस्टूड। तो जब आपके पापा मम्मी आपको बोले 12th पास हो जाओ गाड़ी ले देंगे, तो आप बोलिएगा क्या ओला का ड्राइवर बनना है हमको? अरे कहो कोई बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करा देंगे कम से कम। पता है गाड़ी वाड़ी क्यों लेके देना चाहते हैं? ताकि उनकी जिम्मेदारियां घर में कम हो जाए, रामू काका आपको बना दिया जाए। और विश्वास मानिए जिस दिन मैंने कार चलानी सीख ली, बाप रे बाप, सत्संग में छोड़ाओ, किट्टी पार्टी में छोड़ाओ, एकदम पप्पू ड्राइवर समझ लिए घर वाले। एक बार तो मन किया गाड़ी लड़ा भिड़ा दे जाके, 2 4 लोग मर जाएंगे साथ में, कभी जाएंगे नहीं। चलिए, तो मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया भाई, किस चीज पे बेस्ड है? नीड्स पे। तो अगर आप तृप्त आत्मा है, आपको अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, तो आपको कोई भी इंसान मोटिवेट कर ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? यस सर। तो अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स टेंशन और स्टिमुलेट्स हिज और हर ड्राइव्स, एंड ये जनरेट करते हैं एक ऐसा बिहेवियर कि आप इसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो जब आपको बहुत तेज भूख लगी होती है, वो दलिया जिसको आप देखना नहीं पसंद करते थे, हो सकता है 10 20 कटोरी हचक जाए। इज दैट अंडरस्टूड? और जब आपका पेट पूरा भर चुका है और बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट पिज्जाज और बर्गर्स भी आपको मिल जाएं, तो शायद आप उसकी तरफ देखना भी ना चाहें। आफ्टर डिनर रात में अगर मम्मी पूछे कल सुबह नाश्ते में स्कूल में क्या लेके जाओगे, अरे कुछ भी दे देना, और सवेरे बढ़िया चीज दीजिएगा, क्योंकि तब आपकी नीड क्रिएट हो चुकी है।
इज दैट अंडरस्टूड? तो यहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देयर शुड बी एन अनसेटिस्फाइड नीड, और उससे दिमाग में एक हलचल होनी चाहिए, और वो हलचल आपको इस तरीके से इस जगह पे ले जाए ताकि आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो पाए, एंड टेंशन इज अल्टीमेटली रिड्यूस्ड। खोपड़े में बात गई। तो इफ यू नो कि भाई 98.5 परसेंटाइल अगर आ गया तो अच्छे कॉलेज में आईएम्स के अलावा एडमिशन आपको मिल सकता है। तो हर उस मेहनत की तरफ आप जाएंगे जो आपको इतने नंबर लाने में हेल्प कर दे। यस और नो चलन? खोपड़े में बात आई। चलिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन? बड़ा ही आसान है भाई। क्या किसी के चेहरे पे नजर आता है दैट समबडी इज मोटिवेटेड? नो, इट्स एन इनर फीलिंग। इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब तक वो पर्टिकुलर चीज आप अचीव नहीं कर लेते, परफॉर्मेंस हो नहीं जाता, तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। खोपड़े में बात गई। खोपड़े में बात गई। क्या सलमान खान और शाहरुख खान एंड आमिर खान एंड अजय देवगन एंड आमिर खान, सब लोग बोल रहे हैं जुबा केसरी जुबा केसरी, कुछ लोग इससे बाहर भी आ गए हैं, डू दे हैव एनी मोटिवेशन टू वर्क इन वेब सीरीज एंड ऑल? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या ये लोग काम करना चाहते हैं बच्चों? नो। बट एक्टर्स लाइक विक्रांत मैसी हो गए, मैं हो गया, आप हो गया, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे भाई? चलिए कोई बात नहीं, मत बताइए क्यों करना चाहेंगे, ये क्यों नहीं करना चाहेंगे ये बता सकते हैं आप सब? हाँ, इनको ऑलरेडी एक्सपोजर है, अब ये जुबान केसरी बोल बोल पैसा कमा रहे हैं। इज दैट क्लियर? प्लस इनके पास पैसा बहुत है। इनको लगता है कि ओटीटी सीरीज में काम करना इनके स्टेटस से थोड़ा नीचे है, डीमोटिवेटिंग है। विक्रांत मैसी क्यों ओटीटी सीरीज पे काम कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि नॉर्मल बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये इनका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। तो इट इज अगेन मोटिवेशन चिल्ड्रन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मोटिवेशन है तो पॉजिटिव हो गया, ओसामा चाचू का मोटिवेशन है तो क्या हो गया? नेगेटिव। अलकायदा वाले बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मोटिवेशन नेगेटिव है और ओसामा चाचू का पॉजिटिव है। तो भाई सब अपनी अपनी तरफ चल रहे हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन मेंबर्स। अलग अलग पर्सन के रिएक्शंस और नीड्स अलग अलग होते हैं। कोई ह्यूमन बम बन के मोटिवेट करता है अपने आप को, और कोई कहता है पैसा दो तो कहीं जाके बम लगाए आएंगे। तो हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग है। कोई गाड़ी चला रहा है सिर्फ इसलिए कि डिस्टेंस कवर हो जाओ, कैसे ऐसे सांप की तरह नचा नचा चला रहा है, दिखाने के लिए हम सपोले हैं। समझ में आ गया? सांप का जहर पिलाया गया था बचपन में पैदा होने के बाद हमको। खोपड़े में बात गई। कुछ लोग डबल सीटर गाड़ी में दो लोग को बैठाते हैं, कुछ अकेले बैठे हैं पीछे वाली सीट में। खोपड़े में बात गई। कुछ इसलिए गाड़ी तेज चला रहे हैं क्योंकि उनको भगवान से मिलने की चाहत है, और कुछ आराम आराम से हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, भैया मर ना जाए, मरे तो घर वाले करोड़पति बन जाएंगे। तो हेट्रोजीनियस नेचर है। तो हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग फैक्ट से होता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? किसी को दो नए ट्राउजर दो नई टी शर्ट मिल जाए वो उसमें मोटिवेटेड हैप्पी फील होता है, और किसी को दुनिया की संसार की कितनी भी दौलत मिल जाए और वो हैप्पी हो ही नहीं पाता है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, अगला एलिमेंट है बच्चों लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप? एक ऐसा बिहेवियर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। जैसे हमारे कुंभ मेले में आजकल वो अवधेशानंद गिरी जी महाराज आए हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मेरे को बुलाया था उन्होंने एक बार, आइए सर आप भी कुछ प्रवचन नहीं दीजिए। मैंने कहा अच्छा अभी टाइम नहीं, आ जाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, सच ना समझ लेना। समझ में आ गया? पता लगा अफवाह के केस में जेल में चला जाऊं। तो अब कोई भी ऐसी बात जो किसी के मुंह से निकले और आपको इन्फ्लुएंस कर जाए, सर मम्मी की बात बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बोलती हैं पढ़ लो ठीक से, कान के नीचे दो कंटापा लगाऊंगी सही हो जाओगी। मम्मी इज अ वेरी गुड लीडर। समझ में आया कि नहीं आया? तो लीडरशिप का मतलब बेसिकली सबको क्लियर हो गया? लीडरशिप का मतलब क्लियर हो गया? चलिए, so leadership is an art of influencing people. Sir, why it is not a science? By every type of person has a different way to lead someone. It is the activity to influence people. It is a set of interpersonal behavior. क्या आप मशीनों को लीडरशिप के तहत इन्फ्लुएंस करते हैं? ए मशीन तुम बढ़िया चलो, ऐसा हो सकता है? नो, यू कैन ओनली चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। लीडरशिप इन्वॉल्व नॉन कोर्सिव इन्फ्लुएंस। सर ये कोर्सिव क्या होता है? बच्चों जो कोर्सिव शब्द है ये आया है फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस थ्रू बॉडली हर्ट्स। किसी को चोट पहुंचाई आपने, दैट इज नोन एज कोअर्जन एक्चुअली। आप किसी के माथे पे बंदूक सटा दें और बोले चल ये काम कर, तो ये कोअर्जन हो गया। क्या हो गया? ये कोअर्जन। समटाइम्स इट इज अ क्रिमिनल एक्ट एज वेल।
अगर आपके पापा मम्मी आपको बोले 2 झापड़ मारेंगे अगर स्कूल नहीं गए तो दे आर अप्लाइंग व्हाट, कोअर्जन। समझ में आ गया? तो लीडरशिप इज अ नॉन कोअर्सिव इन्फ्लुएंस। तो अगर कोई लीडर कह रहा है मैं बंदूक की गोली से भून दूंगा तुमको अगर एक काम नहीं किए, दैट इज नॉट लीडरशिप। फीचर्स बड़े सिंपल हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। किसी के लिए किसी को चोरी करना सिखाना तो हमारे लिए नेगेटिव चेंज हो जाएगा। इट इज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो अगर आपके कंपनी के कोई बॉस हैं और वो आपके लिए कुछ इंसेंटिव का प्रोग्राम लेके आए हैं और वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें तो आपको इंसेंटिव मिले, आपको प्रमोशन मिले, देन दे आर एक्टिंग एज लीडर्स। समझ में आ गया? और डायरेक्टिंग तब तक पूरा नहीं होगा जब तक देयर इज नॉट व्हाट चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इट इज कम्युनिकेशन, बट यहां पे आई एम होम चिल्ड्रन सेंडर। जो मैं आपको डेटा इस स्क्रीन पे लिखे हुए टेक्स्ट से समझा रहा हूं, प्लस जो मैं अपना ज्ञान बीच बीच में ऐड ऑन कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज माय मैसेज। हाउ यू इंटरप्रेट इट, ये है डिकोडिंग। हाउ आई एम टेलिंग इट टू यू, इट इज नोन एज एनकोडिंग। अब ये जो मेरा फिंगर है ये एनकोडिंग में आएगा। आप किसी चीज को कैसे समझते हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे चैप्टर, तो वहां पे हमारे मालविया भाई ने बोला था सर वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स मतलब कितने लोग चाहिए, वर्कलोड मतलब काम कितना है। तो कभी कभी बच्चे कुछ मिस इंटरप्रेट भी कर जाते हैं तो उनको ठीक करना पड़ता है। तो व्हाट द सेंडर इज विलिंग टू टेल इज एनकोडिंग। हाउ यू अंडरस्टूड इट, इट इज नोन एज डिकोडिंग। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को लिखा हो क्लास में एब्सेंट था, व्हाई एब्सेंट, उसने लिख दिया सर देयर इज अ डेथ इन माय फैमिली। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कैसे बोलेंगे? ओ वेरी सॉरी। समझ में आ गया? पता नहीं मैं सॉरी फील कर भी रहा हूं कि नहीं, बट मैंने बोल दिया मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस, RIP लिख दें, खोपड़े में बात गई। सामने वाला कह रहा है ये तो कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो गए हैं, इतना तो हम ही दुखी नहीं अपने रिश्तेदार के निपटने जितना हमारे साथ दुखी हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि मैंने मैसेज लिख दिया क्योंकि मेरे को भी दुख है, बट वो कहने की बात है, दिखाने का दुख है। और क्लियर, मोहल्ले में बहुत जगह मैंने देखा है डेथ हो जाती है लोगों के, रोना पिटना, हाय ऐसे जिंदगी लुट गई। जहां बॉडी फूक के आए जला गया है, अरे ऐसा शाम को कपिल शर्मा चलता है, सब हंसते हंसते हैं, सब भूल भुला जाते हैं, गया अब कल को बढ़िया 3 रोटी कल से कम बनेगी। इज दैट क्लियर? तो इफ यू से प्लीज सर, ये वाला टॉपिक से प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, ठीक। तो ये क्या हो गया, आप रिक्वेस्ट करें। अच्छा नहीं सिखाएंगे क्या? हम भी एग्जाम में पेपर छोड़ के आ जाएंगे, नंबर कमाएगा, आप ही क्लास की बेइज्जती होगी। इज दैट अंडरस्टूड? द वे द सेंडर इज सेंडिंग यू द डिटेल टेक्स्ट मैसेज, जो भी आप बोले, इज नोन एज एनकोडिंग। आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इट इज डिकोडिंग। समझ में आया? समझ में आया? और जिस टेक्निक जिस तरीके से ये आप तक जा रहा है, इट इज नोन एज मीडिया या चैनल। और मीडिया का प्लूरल होता है मीडियम। तो मैं जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास में लेक्चर दे रहा हूं वो फेस टू फेस हो गया, और जो जूम मीटिंग में है इट इज इंटरनेट के थ्रू। समझ में आ गया? आप हो गए कौन, रिसीवर, वेरी गुड। और आपने बदले में बोला हाँ सर टॉपिक समझ में आ गया, आई कांटेक्ट होता है, आप ऐसे कहा हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, तो हाँ बकवास करते रहिए, हमको मतलब नहीं इससे। तो इट इज व्हाट, फीडबैक। जैसे बीच बीच में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे को बताएं चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। कुछ है एकदम ढपोड़ संघ की तरह चुप बैठे रहेंगे, तो मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ता है, गूंगो बहनों को छोड़ के बाकी बोल सकते हैं। फिर आपको थोड़ी सी चुकोटी काटती है इस तरह से तो आप बोलने लग जाते हैं। इट इज व्हाट, फीडबैक। एंड मेनी अ टाइम्स काफी डिस्टर्बेंस होता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उस डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं, नॉइज। अब नॉइज लोगों का हो सकता है, मीडियम में भी नॉइज हो सकता है। कभी कभी इंटरनेट का सिग्नल पूरा हो जाता है तो गिटार की तरह बजने लगता है ना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट। तो यहां पे नॉइज का मतलब शोर नहीं है, यहां पे नॉइज का मतलब है एनी टाइप ऑफ हिंड्रेंस विच कॉजेज अ गैप और अ पुअर अंडरस्टैंडिंग इन एनकोडिंग डिकोडिंग और डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज और इवन फीडबैक। ये सब कुछ आता है नॉइज के अंदर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए तो चलते हैं आगे। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एक एक करके निपटाते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं सुपरविजन में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और फंक्शंस। PTM फुल हो गई है इसलिए आपको अब एंट्री नहीं मिलेगी। मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट, जिस इंसान को जो काम हमने दिया है वो प्रॉपरली उस तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। सुपरवाइजर में बी योर गाइड, में बी योर फ्रेंड एंड मे शेयर हिज और हर एक्सपीरियंसेस। तो सुपरवाइजर इज कॉल्ड एज अ फिलोसोफर। समझ में आ गई भाई बात? सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड
वर्कर्स, तो वर्कर्स चाहते हैं कि भाई हमको हॉलीडे दिया जाए होली के सेकेंड डे। मैनेजमेंट कह रहा है भैया सिर्फ एक दिन की छुट्टी देंगे। सुपरवाइजर कहेगा ये जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां पे होली 2-3 दिन चलती है साहब, छुट्टी दे दीजिए, नहीं तो ये आएंगे नहीं, रॉ मटेरियल भी हमारे पास आएगा फालतू पड़ा रहेगा, कुछ वर्कर्स आएंगे मशीन में काम नहीं हो पाएगा, इट इज बेटर टू डिक्लेयर अ हॉलीडे। सुपरवाइजर मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स, कि भाई टीम के लोग ठीक से काम करें, जो भी डिस्प्यूट हो दैट शुड नॉट हैम्पर द वर्क। लड़ाई झगड़ा हो गया मान लीजिए तो वर्कर्स के बीच में, तो भी सुपरवाइजर सेटल करेगा। अगर वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं दीपावली का या ईद का, क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको भाई, बोनस, बट मैनेजमेंट कह रहा नहीं अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, तो सुपरवाइजर बोलेगा ओके आप फंड्स अभी डिक्लेयर कर दीजिए, दे बाद में दीजिएगा, सो दैट इनका मोटिवेशन लेवल कम ना हो। ये काम भी सुपरवाइजर का है। सुपरवाइजर एंश्योर्स की जो काम दिया गया है, जिस टारगेट को मीटअप करना है, ये टाइम पे कंप्लीट हो जाए। जैसे स्कूल लेवल पे देयर आर कोऑर्डिनेटर्स, दे आस्क देयर टीचर्स कि भाई सो एंड सो डेट तक आपको पूरा सिलेबस और रिवीजन स्टूडेंट्स का कंप्लीट करना है, तो दोस कोऑर्डिनेटर्स आल्सो एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन, सुपरवाइजर। दे प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू दोस वर्कर्स जो थोड़े से सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ताकि उनके अंदर भी वो स्किल आ जाए जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। एंड सुपरवाइजर एनालाइज करेगा जो भी फीडबैक दिया है हमारे लो लेवल वर्कर्स ने कि उनको किस तरह की फैसिलिटीज ऑफिस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर चाहिए। सुपरवाइजर विल कम्युनिकेट दिस टू द टॉप मैनेजमेंट एंड मेक द थिंग्स अवेलेबल। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, ही बिल्ड्स अ हाई मोरल, तो हाई मोरल बिल्डअप करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा भाई, मोटिवेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? वो आपने एक मूवी देखी होगी ना, वो उरी अटैक, उसमें पूछता था ना, क्या नाम था, विकी कौशल, हाउ इज द जोश। समझ में आया? तो जाके जोश से पूछो ना, हाउ आर यू, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो भी क्या कर रहे हैं वहां पे भाई, मोरल को हाई कर रहे हैं। और मूवी में दिखाया गया कि वो उसी पर्टिकुलर जगह के सोल्जर्स को लेके अटैक करने वाले थे जहां के लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने बहुत बार इसको पढ़ी, आपको भी पढ़नी पड़ेगी। देखे डायग्राम है कि नहीं, हाँ डायग्राम आ गया। चलिए, मैस्लो चाचू की थ्योरी। जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और आपकी सिर्फ 3 नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बस इतना पैसा मिल जाए कि मेरी ये सब नीड सेटिस्फाई हो जाए, तो मेरे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। सो हेयर इट इज फोकस्ड ऑन बेसिक सैलरी, जिससे आपकी हंगर मिट जाए। किस चीज की हंगर? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक ठाक कपड़े मिल जाए, ठीक ठाक घर मिल जाए रहने के लिए, और जगह मिल जाए। खोपड़े में बात गई। इसके बाद यू वुड लाइक कि भाई आपको नौकरी से निकाला ना जाए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के साथ साथ आपकी इनकम भी महंगाई के हिसाब से टाइम टू टाइम बढ़ती जाए। आप रिटायर हो जाएं तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या मिले? टेंशन, हाँ पेंशन। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का अहम हिस्सा समझा जाए, डिसेंट्रलाइजेशन आपने सुना होगा, और आपसे भी कभी ना कभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, विचार विमर्श किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। यू वांट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विद यू, कॉर्डियल रिलेशंस होंगे। तो इससे हम क्या अवॉइड करेंगे? व्हाट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। क्या अवॉइड करेंगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब समझते हैं ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब सही टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, बोनस नहीं दे रहे, सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं? अब आप थोड़ी सी इज्जत चाहते हैं कि भाई हमको भी 20-25 साल होगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, 10 साल का जॉब और बचा है, तो आई शुड बी प्रमोटेड टू द प्रोफाइल ऑफ अ सीईओ, डायरेक्टर एंड ऑल दैट। तो भाई मेरी भी थोड़ी औकात होनी चाहिए यहाँ पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉय क्या चाहता है? स्टेटस हो, और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सैलरी थोड़ी कम बढ़े, पर ये मैनेजर शब्द हटाओ मेरे नाम से, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दे दो, मेरे को टीम लीडर का पोस्ट दे दो। देखने में थोड़ी बोकालबाजी मेंटेन होनी चाहिए। देयर आफ्टर आत्मा तृप्त युक्ति, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। आपने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा किया और उन्होंने आपको वाइस चेयरमैन की पोस्ट दे दी, आपने कहा हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे हम लेडी हैं, हम वाइस चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? तो क्या चेयर विमेन लिखवा दें यहाँ पे? तो यहां पे हो जाएगा चेयर पर्सन। लॉजिक समझ में आ गया? तो दिस इज नोन एज एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एनी डाउट्स टू एनीबडी? एनी डाउट्स टू एनीबडी? चलिए, अभी एक दिन मैं एक मूवी देख रहा था, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र हो गया, बीजेपी के काफी सीनियर लीडर थे।
तो मेरे को लगा भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो एल के अडवाणी साहब को उनको कम से कम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बना ही देना चाहिए था। बेचारों ने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन भर इस पार्टी को लेकर, बट उनको एकदम मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। मेरे पास कॉल आई, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? मैंने नहीं भैया, मैं तो अपनी क्लास में टाइम पूरा दे देता हूँ। समझ में आ गई भाई बात? समझ में आ गई भाई बात? तो डे वन जब आप जॉब या बिजनेस सेटअप करते हैं, बेसिकली सब जॉब में ज्यादा होता है क्योंकि हम बात ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। और कभी किसी इंसान का, आपने नया जॉब ज्वाइन किया, प्रमोशन हुआ नहीं हुआ आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, तनख्वाह मिल रही है ना। वो तभी फर्क नहीं पड़ता जब आप इस लेवल पे हैं। जब आपकी उम्र 55 साल हो जाती है तो आपको लगता है मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी भी कुछ यहाँ पे हैसियत होनी चाहिए। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो घर में आपकी मम्मी की जब शादी हुई आपके पापा से, लेटेस्ट से 20-22 साल पहले, तो वो पहली खानदान की शादी थी आपके पापा की जनरेशन की। चाचा जी की भी शादी हो गई, छोटे चाचा की भी शादी हो गई। उन दो चाची जी को दादी ज्यादा मानती हैं, इज दैट क्लियर? उन पे पूरा घर का भागदौड़ संभाला है, और मम्मी को उतना ज्यादा सो कॉल्ड कंसिडरेट है ही नहीं दादी माँ, लॉकर की चाबी उनको नहीं देती हैं। तो मम्मी क्या सोचेंगी, सोन दो एक दिन बुढ़िया को तकिया लेके आई हूं, इसी से इसका मुंह दबाऊंगी। समझ में आया? क्योंकि ये नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? चलिए भाई, एनी डाउट्स ऑन दिस? सो ये तो असम्पशंस हैं, आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। मैस्लो की थ्योरी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। तो मोटिवेशन के लिए दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, पैसा एंड नाम। तो फाइनेंशियल मोटिव्स कौन कौन से होते हैं भाई? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। आई रिपीट, क्या मिलेगा आपको? एक्स्ट्रा इंसेंटिव। देयर आफ्टर यू विल गेट बोनस आपकी सैलरी के साथ फेस्टिविटीज पे। प्रॉफिट में आपको शेयर दिया जाएगा, वो एक फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट पड़ते थे ना, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल। देन आपको ईसॉप्स दिए जाएंगे। अभी एक दिन मैं अकाउंटेंसी के लेक्चर में आपको बता रहा था ईसॉप क्या होता है। आपकी कंपनी आपको ऑफर देगी, भाई 200 शेयर्स बाजार भाव से 20% कम पे हम आपको खरीद के दे देंगे। तो बाजार में अगर शेयर का भाव 2000 रुपए है तो यू विल गेट इट एट अ प्राइस ऑफ 1600। तुरंत आप नहीं बेच सकते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आपको कंपनी के शेयर्स इस तरह से मिलते हैं, मेनी अ टाइम्स कंपनी आपको अपने शेयर्स फ्री में भी देती है, भाई 10 लाख के शेयर फ्री में ले जाओ, तो आपको क्या फील होगा? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आई रिपीट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और अगर मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है और हर बात में आपकी राय मशवरे से ही चलता है, देन इट मींस यू हैव अ राइट टू से। और हम यहां पे किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? फुलफिलमेंट ऑफ एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। ये सब पॉइंट्स याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीपल अंडरस्टूड दिस? कल को जब आपका जॉब नहीं रहेगा, आप रिटायर हो जाएंगे, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाए, हर महीने पेंशन मिल जाए, नौकरी के खत्म हो रिटायर होते ही कुछ लमसम अमाउंट आपको एक साथ मिल जाए, दैट इज नोन एज ग्रेचुटी। परक्विजिट्स क्या होती हैं? दो चीजें हैं। इनकम टैक्स जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर ऐसे ही समझाता है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। अब बच्चे कहेंगे फर्क क्या है? हर एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मान लीजिए 10,000 है, उसके ऊपर टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये सबको मिलती है फैसिलिटीज। इट इज नोन एज व्हाट? अलाउंसेस। याद कैसे कराते हैं टीचर्स? गिवन टू ऑल अलाउंसेस, गिवन टू ऑल अलाउंसेस। आप एचडीएफसी बैंक में सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर थे, हम कह रहे हैं हमारी जॉब ज्वाइन कर लो, जितनी सैलरी वो लोग दे रहे थे 20% बढ़ा के देंगे, 10 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस दे देंगे, कार की फैसिलिटी दे देंगे, गार्डनर की फैसिलिटी दे देंगे, क्रेडिट कार्ड दे देंगे क्लब एक्टिविटीज के लिए। सबको नहीं, सिर्फ आप जैसे 4-5 लोगों को। इट इज नोन एज परक्विजिट्स, पीईआर। पर्सनल बेनिफिट्स कुछ लोगों को दिए जाते हैं, सबको नहीं। परक्विजिट्स कुछ सबको दिया जाता है, इट इज अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में और परक्विजिट्स में डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? तो वो बेनिफिट इधर इन कैश और इन काइंड गिवन टू सम कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब कार की फैसिलिटी थोड़ा हाईकोर्ट के सारे इंप्लॉइज को मिल जाएगी, सिर्फ जजेस को मिलती है। इज दैट क्लियर? बंगलो सिर्फ चीफ जस्टिस को मिलेगा, तो ये क्या हो गया? परक्विजिट। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, क्लोथिंग अलाउंस, समझ में आ गया? ये सबको मिलता है, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट हो, चाहे जजेस हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, ये सबको मिलेगा। इट इज नोन एज व्हाट?
अलाउंस। गार्डनर की फैसिलिटी है, सिर्फ जजेस और चीफ जस्टिस को मिलती है, स्टैंडिंग काउंसिल लॉयर्स को भी, रजिस्ट्रार को भी नहीं मिलती। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परक्विजिट्स। खोपड़े में बात गई। तो इनकम टैक्स कल को जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो टीचर ऐसे ही बताएगा। बेसिक सैलरी मान लीजिए किसी की 40,000 है, साथ में ड्रेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फूड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको मिलेगा, जमादार से लेके सीईओ तक। इट इज अलाउंसेस। जब आप सीनियर मैनेजर के ऊपर पहुंचेंगे, सिर्फ आपको कुछ बेनिफिट्स, कार की फैसिलिटी, गार्डनर की फैसिलिटी, कुक की फैसिलिटी, बच्चों की एजुकेशन का पूरा पैसा आपका एम्प्लॉयर देगा, सबको नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को। इट इज परक्विजिट्स। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? लाइक माई सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक वेल्थ, तो अब वहां पे मैनेजर्स के अलग अलग लेवल होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो M7 एकदम लीस्ट होता है और M1 टॉप पे होता है। तो M3 एंड उससे ऊपर जो मैनेजर लेवल है, अगर वो शाम को 6 बजे के बाद ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो वो एक एग्जीक्यूटिव क्लास सेडान बुक करके जा सकते हैं और कंपनी उसका पैसा रिम्बर्स करेगी। हम यहाँ पे कुछ लोग बदमाशी करने लगे, शी वॉज टेलिंग मी अभी लास्ट वीक, कि कुछ लोग जानबूझ के 5:30 बज के अभी आधा घंटा ऑफिस में और रुक जाते हैं ताकि जाने की फैसिलिटी फ्री मिल जाए। अब बैंक वाले हैं, बदमाश तो है ही, उन्होंने कैप लगा दिया है, 300 रुपए से ऊपर का हम आपको पेमेंट भी नहीं करेंगे। तो अब आप जानबूझ के बड़ी गाड़ी बुक नहीं कराएंगे। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? परक्विजिट्स। समझ में आ गई बात? पे एंड अलाउंसेस तो समझ गए आप, इसमें कुछ खास है नहीं। तो दीज वर चिल्ड्रन कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स? फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल क्या आएगा भाई? आपका काम थोड़ा बेटर हो जाएगा। आप अगर घर से भी काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम अलाउड है। 5 इयर्स हो गए आपको, आपको एक बढ़िया मीटिंग और सेमिनार में बुलाकर एक लॉन्ग सर्विस अवार्ड दे दिया जाएगा। आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा कि भाई आप वीकेंड पे टी शर्ट पहन के आ सकते हैं। पुलिस के केस में जो सीबीआई वगैरह में काम करते हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेयरिंग पुलिस ड्रेस, ताकि लोगों को पता ना लग जाए कि वो पुलिस वाले हैं। ये सब बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट कराते हैं सीनियर एम्प्लॉयज के साथ। यू गेट मोर पावर्स एंड मोर ऑटोनॉमी। डेली सुबह आपको ऑफिस आकर अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में एप्लीकेशन है, उसी में बस बटन प्रेस कर दीजिए, आपकी अटेंडेंस भी लग गई। ओके, जॉब आपका कंफर्म हो गया। अनटिल अनलेस आपने कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी हरकत ना की हो कि आपको निकाला जाए, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी लॉन्ग है। इज दैट क्लियर? करियर एडवांसमेंट, आपने जॉब ले लिया, मान लीजिए किसी कंपनी में, या मान लीजिए लेटर से आपने इसरो का जॉब ज्वाइन कर लिया एज अ सीनियर साइंटिस्ट। 3 साल हो गए आपके जॉब को, अब आपको एक फैसिलिटी मिल गई, आप कभी भी 2 इयर्स का कंटिन्यूअस अपनी जॉब से लीव ले सकते हैं। 40% सैलरी आपको मिलती रहेगी। 2 साल तक आप कंटिन्यूअस कोई और पढ़ाई भी जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं, ये इस तरह की छुट्टियां लेके अपना पोस्ट डॉक मतलब पीएचडी के आगे पढ़ाई लिखाई वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी हाई कोर्ट के जज हैं पिछले 10 साल से, अभी 10-12 साल है आपके रिटायरमेंट में, तो आपने 3 साल की छुट्टी ले ली और आपने बोला कि भाई हम एलएलएम या पीएचडी इन लॉ करने के लिए लंदन जा रहे हैं, वहां से करके आएंगे, तो आपको छुट्टी भी वहां मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इज दैट क्लियर? स्टेटस मिल जाता है आपको, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, कुछ रिवॉर्ड, रिकग्निशन एंड ऑल दैट, ये सब नॉन मॉनेटरी में आता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यहाँ पे लोगों के बिहेवियर को थोड़ा सा पॉजिटिव करता है। एवरी जूनियर एम्प्लॉय विल कम टू नो दिस कि भाई जब मेरे बॉस को बेनिफिट मिला, मैं अच्छे से काम करूंगा तो ये बेनिफिट्स मेरे को ही मिल जाएंगे। तो स्कूल में आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई की, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तो स्कूल आपको क्या देता है भाई? कौन सा जहाज देता है, कौन सी शिप देता है? स्कॉलरशिप। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। आपको क्लास मॉनिटर का बैच दे दिया गया, आपको हेड बॉय का बैच दे दिया गया, हेड गर्ल का बैच दे दिया गया, कॉलेज कैप्टन का बैच दे दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंशियल। अब कुछ लोग कहेंगे सर बैच 20 रुपए का बाजार में बेच के इसको नॉन फाइनेंशियल से फाइनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको टुच्चा इंसेंटिव बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई सबको? चलो, लीडरशिप स्टाइल हो गया, एंड देन कम्युनिकेशन, दिस विल डू in the next class with which this unit will get over.